नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। कोडरमा में बीजेपी पर हमलावर हुए लालू यादव। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार एनडीए में फूट। खालिद अनवर ने कहा बीजेपी के पास गिरवी नहीं है जेडीयू की विचारधारा। पूरा मामला आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, देश को आरएसएस, मोदी और अमित शाह से खतरा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में महायुति की होगी वापसी या महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार, सर्वे के नतीजे ने चौंकाया। और खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गरमाई राजनीति। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। कोडरमा में बीजेपी पर हमलावर हुए लालू यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव रविवार को पहली बार झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने उतरे और कोडरमा में एक जनसभा को संबोधित किया। कोडरमा से आरजेडी के उम्मीदवार और अपने बेहद करीबी सुभाष यादव के प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू अपने पुराने अंदाज में नजर आए और पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए लालू ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है। हमारी पार्टी है, हमारा दल है, हमारी ताकत है, उसके सामने भाजपा क्या है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लालू यादव ने आगे कहा कि देश और दुनिया भर में सब लोग इंडिया गठबंधन को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का कोई चीज नहीं है। क्या है ये नरेंद्र मोदी? फालतू है। इस बार के चुनाव में भाजपा को उखाड़ करके फेंक देना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार एनडीए में फूट। खालिद अनवर ने कहा बीजेपी के पास गिरवी नहीं है जेडीयू की विचारधाराएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे को लेकर इस समय देश में जमकर राजनीति हो रही है। एनडीए के इस नारे के बदले इंडिया ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। ऐसे नारों का सिलसिला अभी भी जारी है और हालांकि बिहार में इन नारों को लेकर एनडीए बढ़ता दिख रहा है। दरअसल सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू शुरू से ही ऐसे नारों का खुलकर विरोध करती रही है। वहीं अब गुलाम गौस के बाद पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरा और एमएलसी खालिद अनवर ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपना विरोध जता दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए के बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता खालिद अनवर ने सोमवार को कहा कि हम लोग ऐसे किसी भी नारे को प्रमोट नहीं कर सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना है। हम किसी भी नफरती नारे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। खालिद अनवर ने कहा कि जेडीयू ने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है। बीजेपी से हमने बिहार सहित देश के विकास के लिए गठबंधन किया है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। देश एकजुट रहे, आगे बढ़े, इसके लिए हमारी पार्टी ने हमेशा मेहनत की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। झारखंड में एनडीए में हम लोग 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। नीतीश ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। नीतीश कुमार के काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, देश को आरएसएस, मोदी और अमित शाह से है खतरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये तय करने दें कि कौन सा नारा चलेगा। हमने देश को सुरक्षित रखा है। उन्होंने आगे कहा कि अब वो लोग देश को तोड़ने आए हैं, इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर वो कांग्रेस की तरह सबको साथ लेकर काम करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका इरादा एकता खत्म करके अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करना है। खड़गे ने कहा कि हर पार्टी, हर नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखते हैं और उन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद होती है। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन 100% जीतेगी और झारखंड में सरकार बनाएगा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में भी हम अच्छी स्थिति में हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में महायुति की होगी वापसी, अब महाविकास अघाड़ी की बनेगी सरकार, सर्वे के नतीजे ने सबको चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और इसके नतीजे 23 नवंबर को सबके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मेटराइज सर्वे सामने आया है, जिसमें राज्य में महायुति या महाविकास अघाड़ी में से किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका खुलासा हुआ है। मेटराइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी वाले गठबंधन महायुति के राज्य में सरकार बनने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी को झटका लगने जा रहा है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गरमाए राजनीति, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। जहां दोस्तों, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये टिप्पणी की है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को निंदनीय बताया और भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हम युवाओं के साथ हैं। बता दें कि छात्र पीसीएस और आरओ परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा ना जाएगा। वहीं दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया पर झूठा और भ्रामक वीडियो पोस्ट किया, कांग्रेस की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज। जी दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बीजेपी फॉर झारखंड सोशल मीडिया हैंडल पर कथित तौर पर झूठे और भ्रामक वीडियो पोस्ट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की झारखंड इकाई के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रांची में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। सूत्रों ने बताया कि साइबर अपराध पुलिस थाना रांची ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए सोशल मीडिया मंच को एक पत्र भी लिखा है। निर्वाचन आयोग को रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश से बीजेपी फॉर झारखंड द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर झूठे और भ्रामक वीडियो पोस्ट किए जाने के बारे में एक शिकायत मिली थी। आरोप लगाया गया था कि निराधार आरोपों वाला वीडियो मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि आदर्श आचार संहिता दिशा निर्देशों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रविवार को रांची के साइबर अपराध पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नफरत फैला रही है, झारखंड चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए है, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, झारखंड चुनाव के लिए रविवार को चतरा के हंटरगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि चुनाव के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, जबकि अगले साल बिहार में आरजेडी नीति गठबंधन सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाती है और जनादेश का अपमान करती है। झारखंड में ये चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आरजेडी नेता ने कहा कि झारखंड के लोगों ने 2019 में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची। जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने आदिवासी समुदाय से आने वाले सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा बीजेपी विधायकों को खरीदने का प्रयास करती है। जो लोग बिकना नहीं चाहते उन्हें ईडी और सीबीआई के माध्यम से धमकाया जाता है। बिहार में उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वर्ष 2020 में बिहार से अलग होने के बाद बीजेपी ने झारखंड पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उसने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव को 2 चरण 13 और 20 नवंबर को किया गया, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की नीतियों से केवल कुछ
कुछ लोगों को ही लाभ, बीजेपी नेता जनता से कट गए, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और वायनाड लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना तेज करते हुए आरोप लगाया कि इसके नेता लोगों से कट गए हैं। नाइकेटी इलाके में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आदिवासी समुदाय के साथ उनके करीबी जुड़ाव को याद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप में से जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो मेरी दादी इंदिरा गांधी के भारत के आदिवासी लोगों के साथ उनके गहरे सम्मान और जुड़ाव को याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हमेशा आदिवासी लोगों के जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ाव पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि इसी समझ के साथ इंदिरा गांधी ने आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को 3,000, किसानों को 3 लाख तक कर्ज माफी समेत दी 5 बड़ी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। हम यहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे तभी राज्य प्रगति करेगा। किसान, महिला, युवा समेत प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी दी, जिसमें महिलाओं को महालक्ष्मी के तहत 3,000 रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ और कुटुंब रक्षा के तहत 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी ने जातिगत जनगणना का भी वादा भी किया है। महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में महालक्ष्मी के अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा देने का वादा किया है। महाविकास अघाड़ी ने कुटुंब रक्षा के तहत महाराष्ट्र की जनता को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा देने का ऐलान किया है। महाविकास अघाड़ी ने बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने समानता की गारंटी के तहत अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। साथ ही 50% आरक्षण की सीमा हटाने की बात भी कही है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी ने कृषि समृद्धि के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का वादा किया है और नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में महायुति की सरकार है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में निजी निवेश का डबल इंजन पटरी से उतरा, कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। मुख्य विपक्षी दल ने रविवार को दावा किया कि भारत लगातार आय में स्थिरता के कारण मांग संकट का सम्मान कर रहा है और साथ ही कहा कि संपर्क सरकार के दौरान लगातार जीडीपी वृद्धि को गति देने वाली निजी निवेश और व्यापक उपभोग का डबल इंजन मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में पटरी से उतर गया है। कांग्रेस के इन प्रस्तावों को स्वीकारे केंद्र। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सरकार से कहा कि वो कांग्रेस के प्रस्तावों को स्वीकार करें, जिसमें ग्रामीण भारत में आय वृद्धि को गति देने के लिए मनरेगा मजदूरी को न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाना, किसानों के लिए एमएसपी और ऋण माफी की गारंटी देना तथा महिलाओं के लिए मासिक आय सहायता योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ ही भारत के घटते उपभोग की त्रासदी अधिक स्पष्ट होती जा रही है। पिछले सप्ताह भारतीय उद्योग जगत के कई सीईओ ने सिकुड़ते मध्य वर्ग पर चिंता जताई थी और अब नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण 2021-22 के नए आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत के मांग संकट की वजह लगातार आय में स्थिरता है। रमेश ने सर्वेक्षण के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि औसत मासिक घरेलू आय कृषि परिवारों के लिए 12,698 रुपये से 13,661 रुपये और गैर कृषि परिवारों के लिए 11,438 रुपये है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2,886 रुपये प्रति महीने है, जो प्रतिदिन 100 रुपये से भी कम है। इसलिए ज़्यादातर भारतीयों के पास बुनियादी ज़रूरतों के अलावा विवेकाधीन उपभोग के लिए बहुत कम पैसा है। उन्होंने दावा किया कि लगभग हर
तथ्य इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि औसत भारतीय आज 10 साल पहले की तुलना में कम खरीद कर सकता है और ये भारत की खपत में मंदी का मूल कारण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिलेगा बहुमत, पूर्व सीएम चौहान बोले सबसे बड़ी पार्टी तय करेगी सीएम का नाम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलेगा। चुनाव के बाद गठबंधन में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करेगी परंपरा के तहत वो सीएम का नाम तय करेगी। और उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तुलना नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को 5 और भाजपा को 5 सीटें मिली हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नतीजा 65% और 35% का रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सामाजिक गतिशीलता अलग है और महाराष्ट्र के हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक पहचान है, यहाँ की स्थिति अलग है। चौहान ने कहा कि ये पुरानी परंपरा है कि सबसे बड़ी पार्टी चुनाव के बाद सीएम का नाम तय करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर न्याय अस्वीकार, संपत्ति नष्ट करने की धमकी से लोगों को नहीं दबा सकते, सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के जरिए न्याय की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नागरिकों की संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है बल्कि ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का अवसर देना चाहिए। अगर बुलडोजर न्याय की अनुमति दी जाती है तो संपत्ति के अधिकारी की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो इस बात का खतरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने हालिया फैसले में यह बात कही। पीठ की तरफ से फैसला लिखते हुए सीजेआई ने कहा कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत मिले संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। ये निर्णय 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक पत्रकार के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने से संबंधित एक मामले में पारित किया गया। शीर्ष अदालत ने पाया कि घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त किया गया था। उसके बाद राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। राज्य को इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा कि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। पीठ ने कहा कि अतिक्रमण या अवैध निर्माण को हटाने के लिए भी राज्य को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस मामले में राज्य सरकार राजमार्ग की मूल चौड़ाई स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज दिखाने में विफल रही, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के रूप में अधिसूचित किया गया हो। संबंधित विभाग ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत करने में विफल रहा जिससे ये साबित होता हो कि याचिकाकर्ता के घर के मामले में अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कोई जांच या सीमांकन किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में हार पर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन, निशाने पर ईवीएम और सरकारी तंत्र कोर्ट जाने की है तैयारी। जहां दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर प्रदेश कांग्रेस की गठित कमेटी दिल्ली में चुनाव हारे उम्मीदवारों से ईवीएम और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर जानकारी ली। कमेटी के सामने कांग्रेस के हारे हुए करीब 30 उम्मीदवार पेश हुए। बाकी उम्मीदवारों से कमेटी अन्य माध्यमों से इस पर बातचीत करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के ज़्यादातर उम्मीदवारों ने कमेटी के सामने ईवीएम और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया है। अब कांग्रेस की यह कमेटी बाकी उम्मीदवारों से बात कर रिपोर्ट हाईकमान को देगी, जिसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की चुनाव में हार को लेकर इस मंथन में सभी हारे हुए कैंडिडेट की राय ली गई है कि क्या वो ईवीएम और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर उनकी क्या राय है। कमेटी के अध्यक्ष सभी उम्मीदवारों की राय आला कमान को देंगे और उसके बाद फिर हरियाणा कांग्रेस कोर्ट जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बड़ी मुश्किलें, 19 करोड़ के कोविड घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शनिवार को कहा कि जस्टिस माइकल डी कुन्हा जांच आयोग ने प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा तथा पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु के खिलाफ
मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद मुकदमा चलाने की सिफारिश की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्पष्ट है कि कोविड-19 के दौरान उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में लूट खसोट हुई थी। तत्कालीन सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया। सत्ता में आने के बाद हमने जांच कराने और रिपोर्ट सौंपने के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया। आयोग ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। दूसरी रिपोर्ट 6-7 महीने में सौंपी जा सकती है। राव ने आगे कहा कि कैबिनेट उप समिति ने रिपोर्ट पर चर्चा की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीरामुलु का सीधे तौर पर नाम लिया गया। पीपीई किट की खरीद में लगभग 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसे नियमों का उल्लंघन कर अधिक कीमत पर खरीदा गया। देश में इनकी उपलब्धता के बावजूद इन्हें चीन और हांगकांग से खरीदा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया की 5 गारंटी महाराष्ट्र के लोगों को अन्याय के चक्रव्यूह से आजाद कर स्वाभिमान से जीने का देगी रास्ता, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी, हमारी चुनौती है कर्नाटक आइए, घूम घूम कर देखिए, पड़ताल कीजिए, हमने हर वादा पूरा किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की तकदीर बदल दी है।